अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। मैं पब्लिक के लिए इंट्रोडक्शन करता हूँ सर। अली खजर इज द हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्डर, और आज हम इनसे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द लेटेस्ट हैपनिंग्स विद इन द इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंशियल सर्किट ऑफ द कंट्री। अच्छा सर, स्टार्टिंग विद पाकिस्तान वाज इन द न्यूज़ इन लास्ट वीक for not all the good reasons. So, how do you see the economic impact of that on the economics of the of the country? जी, देख, जो जो आप बात कर रहे हैं कि न्यूज़ में पीआईए का या एक आधी और चीज़ है, तो वो तो कोई सच उन चीज़ों का इतना इम्पैक्ट नहीं आता। पीआईए का इम्पैक्ट नेचुरली आता है, एक चीज़ एक्सपोज होती है कतर में भी या कुवैत में, कुछ इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी उन्होंने पायलट्स को भी ग्राउंड किया। हमारे पीआईए को एज एन इसको शायद और इसका बिजनेस कम हो, वैसे ही इसका बिजनेस बहुत कम है और बड़े बुरे हालात में, और अच्छी बात है एक्सपोज हो रहे हैं कि कोई चीज़ बेहतर होनी है तो हो सकती है। तो बाकी इकोनॉमी में तो जो चीज़ें होती हैं वो इकोनॉमिक जो जो आपके डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें लास्ट वीक जैसे आज मैंने लिखा भी है कि बड़ा इवेंटफुल वीक था कि उसमें कुछ 2-3 फैसले हुए ऊपर नीचे, जो सीक्वेंसिंग भी शायद कुछ ठीक नहीं थी कि आपका एक दिन बॉन्ड का ऑक्शन होता है और उसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती हैं, यील्ड अगले दिन स्टेट बैंक एक इमरजेंसी डिसीजन लेता है और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का, और इंटरेस्ट रेट को 1% से कम कर देता है। तो उससे जो है कि वो मतलब बैंक्स को यकीनन उससे नुकसान होता है और हुकूमत को यकीनन उससे पैसे उसके ज़्यादा जाते हैं और सारी वो चीज़ें इस तरह से। तो वो एक चीज़ जो थी वो कि अगर हाँ, वो स्टेट बैंक का फैसला पहले हो जाता और ये बॉन्ड बाद में आता तो वो पैसे बच जाते। मतलब आपके जो वो यील्ड आपकी जो ऊपर गई थी जितनी, वो शायद थोड़ी नीचे आ जाती, तो वो कुछ एक बेहतरी होती। तो ये एक चीज़ है कि थोड़ा-सा इन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के दरमियान। यूजुअली तो ये ऑक्शन कैलेंडर और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन सिंक्ड होते हैं, बट जब इमरजेंसी मीटिंग्स इस तरह होती हैं तो उसमें शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। तो वो एक बुनियादी वजह थी कि जिसकी वजह से थोड़ा-सा मार्केट भी समझ रही थी कि ये कुछ ऊपर-नीचे हुआ। फिर उससे अगले दिन एक पेट्रोल प्राइसेस जो कि अमूमन महीने के एंड में या अगले महीने के शुरू में चेंज होती हैं, वो भी कबल वक़्त जो है कुछ 6 दिन पहले ही उन्होंने चेंज कर दी और बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ उसमें आया। मतलब आपका पेट्रोल को 35 पैसे से इंक्रीज़ हो गया है और आपका डीज़ल जो है वो तकरीबन 26% से इंक्रीज़ हो गया। ज़ाहिर है उसका एक इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, तो कि पेट्रोल प्राइसेस और डीज़ल प्राइसेस पहले नीचे आई थी। लेकिन जब नीचे आई थी तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था जो ठीक चीज़ करने की थी, और वो एक्स रिफाइनरी प्राइस जो मार्केट के बेस बनती थी वो दे दी थी। बट चूँकि उनका फ़ॉर्मूला इस तरह का था कि वो जो एक्स रिफाइनरी प्राइस उन्होंने उनको दी थी, उसके हिसाब से वो उनको जो है नुकसान होता था इम्पोर्ट करने पे। फिर आपने मार्च के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था, आपने इम्पोर्ट बैन कर दी थी। अब वो इम्पोर्ट बैन कर दी, जब सबसे सस्ती कीमत थी, आप इम्पोर्ट उस वक़्त नहीं कर पाए। फिर अप्रैल में जब आपने इम्पोर्ट खोली तो पीएसओ ने जो बुक किए, तो पहले डिमांड नहीं थी, वो मई में जाके आए, लेकिन वो अप्रैल की कीमत लगी जो सबसे नीचे की कीमत थी। उस मई की कीमत के ऊपर आपने वो जून की कीमत तय कर दी, जो जो रिफाइनरीज़ की प्राइस ₹24 की हो गई थी। उस वक़्त अगर एक्स रिफाइनरी प्राइस, उस वक़्त अगर ये आपकी रिफाइनरी जो बनाती थी, तो तकरीबन जून के पहले हफ्ते में जो बना रही थी, उसमें उन्हें ₹16-17 लीटर का नुकसान हो रहा था, और फिर रिफाइनरीज़ लोगों ने कुछ अपनी इन्वेंटरीज़ रखी हुई थी, वो नहीं निकालना चाह रहे थे। क्योंकि वो उनसे कुछ एक सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि एक राइट अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि इस तरह के वोलेटाइल हालात में जिस तरह का आपका प्राइस फॉर्मूला है उसको 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 रैशनलाइज करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग ये समझते नहीं है, वो और तरह की बातें हो जाती है। उस वक्त ईसीसी प्रेशर में आ गई कि जी ये लोग कहेंगे कि ये तो दे आर इन बेड विद दी ऑल माफिया, तो हम रिफाइनरी प्राइस जो अगुड़ा का फॉर्मूला कहता है उस पर देते थे, दे दी। उस वक्त हमने वीडियो की थी, लोगों ने कहा भी था कि पेट्रोल शॉर्ट होगा, आगे बिजली शॉर्ट होगी, और हमने उस वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि जब अगले महीने कीमत वापस रखेंगे तो इन्हें गालियां भी पड़ेंगी। सीक्वेंस डेवलपमेंट आप देखें एग्जैक्टली वैसे हुए हैं। शॉर्ट भी हो गया, आज बिजली का कराची में मसला है, और उसके बाद एफओ कम हो गया, गैस भी उन्होंने कम की। तो ये बड़े बड़े मसले हैं जो एनर्जी मिनिस्ट्री को भी जिसका जवाब देना चाहिए, ईसीसी को भी जवाब देना चाहिए। और आज देखें तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आप वीट की प्राइसेस देखें बढ़ गई हैं, और भी प्रेशर है। तो
आपकी इन्फ्लेशन जो कम आ रही है, लेकिन उसमें भी वोलेटिलिटी है, अभी उसमें वो नजर नहीं आया कम आना, वो बेस इफेक्ट से अगले कुछ महीनों में नजर आ रहा है, पर वो सही मानों में इन्फ्लेशन नीचे आना नजर नहीं आया। तो हमारे हिसाब में ये बेहतर होना था कि थोड़ा सा आप जिस तरह आपने पिछली दफा में फैसला किया, जब नंबर्स आने दे, जब नंबर्स आपके सामने आ जाए कर दे फैसला। बट हमारे यहाँ आपको पता है बिजनेसमैन का बड़ा इस वक्त सख्त प्रेशर है, वो प्रेशर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे है। परसेप्शन बिल्ड होती है कि वहां से स्टेट बैंक कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट ये परसेप्शन बिल्ड अच्छी बात नहीं है इस मामले में। तो अब ये एक पूरी सूरत हाल है, इसको देखते हुए हम चल रहे हैं। तो बात यह है कि हमारे यहाँ हम एक मुल्क जो है ना, जब हम कंपेयर करते हैं कि हम के इंडिया में क्या हो रहा है या फला मुल्क में क्या हो रहा है, तो हम उन मुल्कों के ये नहीं कहते कि उनके जरा वो जो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कितने हैं, उनकी सही। एक्सपोर्ट्स है वो उनकी डेट को कितना कवर करती है। तो हमारे यहाँ ये रेशोज बड़ी आउट है, हमारा एक जो डेट टू एक्सपोर्ट रेशो है वो बड़ी हाई है, हमारे रिजर्व बड़े थिन हैं। तो उन सब को देखते हुए तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की मतलब मॉनेटरी ईजिंग जिस तरह की कोई दो चार और मुल्क कर सकेंगे। इजिप्ट को देख लें, इजिप्ट के और हमारे मसले कुछ मिलते जुलते हैं। इजिप्ट जब कोविड आया था तो 12% इंटरेस्ट रेट पे था, आज वो 9% पे बैठा है, हम 13.5 से 7% पे आ गए हैं। तो कुछ तो है ना कि जो चीजें थोड़ी सी ये है कि जरा आहिस्ता चलते हैं। वैसे भी स्टेट बैंक ने बेशुमार स्कीम दी हुई है प्राइवेट सेक्टर को, स्टेट बैंक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा प्रोएक्टिव है। हम स्टेट बैंक की भी तारीफ करते रहे हैं कि इन्होंने इस सारे कोविड के ऊपर बड़ा उन्होंने अपनी वो मुख्तलिफ तरह की कॉर्पोरेट को स्कीम दे के आए हैं, वो उन्होंने जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है और उनको अच्छे रेट पे पैसे भी मिल रहे हैं, तनख्वाहें देनी हुई, उनके लोन जो हैं वो पूरे साल साल के डिफर हो गई हैं उनकी प्रिंसिपल पेमेंट, और उनको फिर कंसेशनरी फंडिंग भी कुछ मिल रही है, और उनके बाद उनको अगर लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी फंडिंग भी उन्हें बड़े आसान किस्तों पे मिल रही है। लेकिन अब वो जाहिर बात है, वो सही। अब इंटरेस्ट रेट उसके नीचे आ रहे। दूसरा इंटरेस्ट रेट नीचे आने का जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो एक ही आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे करने से आपकी फिस्कल सेविंग होती है। वो फिस्कल सेविंग होती है, वो फिस्कल सेविंग को आप जो है डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। वो डेवलपमेंट में लगाएंगे तो उससे ये हो जाएगा, ये एक थोड़ा सा फैलेसी है जी, मतलब ये इकोनॉमिक्स की जिनकी समझ कम होती है ना, वो इस तरह हाँ की जी। बातें करते हैं। तो वो इकोनॉमिक्स में देखें जी, वो जो आपकी सेविंग है वो तो आपका डेट ग्रो हो रहा है ना, उसको आप कर तो रहे हैं। प्राइमरी बैलेंस एक स्टेट वो आईएमएफ का एक फॉर्मूला भी है जिसमें डेट की जो पेमेंट है वो निकाल के हम करते हैं कि हमारा डेट ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो रहा। जब हम उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाएंगे तो डेट ग्रो होगा। तो वो एक आपको वो फिर उसके बाद उस डेवलपमेंट के बाद वो इवेंचुअली फिर आपका जो डेफिसिट बढ़ेगा 9% 10% पे जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो उस फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए, उस मॉनेटरी ग्रोथ को टेम करने के लिए फिर आप इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाएंगे। फिर इंटरेस्ट रेट लेके जाएंगे जो डेवलपमेंट आपने की है, जिससे वो डेट लिया है, आ जाएगी। जिसको आप सेविंग कह रहे थे, उस सेविंग के अगेंस्ट आपने वो डेवलपमेंट किया, उससे आपने वो डेट इकट्ठा किया, फिर उस डेट पे हाई रेट हो जाएगा, तो फिर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ जाएगी। ये पूरा एक साइकिल होता है, वो साइकिल को देखते नहीं है, वो एक तरफ की बात कर देते और कर देते। तो इसी वजह से बिजनेसमैन का जो इंटरेस्ट होता है उससे हमें बड़ा बच के रहना चाहिए, और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इसके हम बहुत बड़े प्रोपोनेंट है कि जी स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और इस मुल्क के आधे बुजने मसाइल इसी वजह से कि स्टेट बैंक पिछले जैसे मिसाल दे लें इसाक डार साहब के जमाने में तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती थी ना स्टेट बैंक। हाँ जी। तो वो क्या हालात थे, तो करंट अकाउंट कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गया, वो कहाँ पहुंच गया, तो हम वो हालात नहीं चाहते। तो एक प्रोएक्टिव चेक होता है। देखें बैंकिंग सिस्टम का इस वक्त सबसे बड़ा क्लाइंट है आपकी हुकूमत पाकिस्तान। वो तो पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान अगर आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाए तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो वो हाँ नहीं होना जी। चाहिए, ये हमारा बुनियादी मकसद है। तो ये छोटी सी बात थी जो पिछले हफ्ते में हुई और उसके ऊपर हमने वो राय दे दी आपको। ठीक अच्छा है। सर, अगर मैं लेमन पर्सपेक्टिव से बात करूं, ठीक है, जिसको जिसमें अभी आपने कहा कि कोई इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती, ठीक है, अब देखा जाए तो एक फ्रॉम लेमन्स पर्सपेक्टिव, अगर एक बंदा who goes for a loan to start a business, ठीक है, और साल 2 साल में दोबारा से इंटरेस्ट रेट वापस वहीं पहुंच जाता है जहां पे ये था 6 महीने पहले, तो he'll be stuck totally। नहीं ऐसी बात नहीं होती। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में क्या कोई बिजनेस के लिए लोन ले रहा है, पहले तो ये आप सवाल देखिए।
आप पहले ये देखें कि वो बिल्कुल आप वाली बात भी ठीक है, लेकिन इस मुल्क में तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के आप आते हैं, आप कहते हैं मैं एक नया बिजनेस लगाऊंगा, चूंकि इंटरेस्ट रेट नीचे है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें पैसे लगाता हूँ और वो आ जाए। बट इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से साथ होती है, जितना रिटर्न नॉमिनल होता है उसी के हिसाब से होता है। अगर आपकी इन्फ्लेशन आगे ज्यादा होगी तो आपका नॉमिनल रिटर्न भी ज्यादा होगा, तो फिर आप हाई इंटरेस्ट रेट पे भी ले सकेंगे। ये बात आप समझ नहीं पाते लोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप लेंगे तो लगाएंगे, मुझे बताएं 6% इंटरेस्ट रेट था 2000 आपका 15 16 17 के इस वक्त में 6 6.5 7% इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट रहा है। उस इंटरेस्ट रेट के अंदर मुझे बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, सिवाय कुछ सीमेंट कंपनीज के, कुछ स्टील हाँ की जी। जो इन्होंने एक्सपेंशन की है वो भी बड़ी है, बाकी पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, पावर प्रोजेक्ट आपके हर इंटरेस्ट रेट पे लगते हैं क्योंकि वो तो पास थ्रू आइटम होता है, सब कुछ आपको मिलना होता है, इंटरेस्ट रेट 20% हो 2% हो तो पास थ्रू आइटम है, वो लग जाने हैं, उनके रिटर्न तो गारंटीड है। ठीक है ना, तो पावर प्रोजेक्ट में तो मैं उस तरह की इन्वेस्टमेंट ही नहीं मानता, क्योंकि वो कोई आपकी वो इकोनॉमिक पॉलिसी ड्रिवर नहीं है, वो तो आपने उनको बड़ा अच्छा एक लुक्रेटिव पैकेज दिया है, वो लगाते हैं उसमें, उसके अपने रिpercussion है इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बेस पे नहीं लगे और कॉन्ट्रैक्ट लॉप साइडेड है, तो उसका एक अपना अलग इशू है। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस कि जी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपके मुल्क में, मुझे आप बता दें कितनी हुई है। कुछ खास नहीं हुई आपके मुल्क में, आखिर जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो मुशर्रफ साहब के जमाने में हुई थी, वो आपके हाँ जी। फर्टिलाइजर के 2 बड़े प्लांट लगे थे, एक फातिमा फर्टिलाइजर लगा था, एंग्रो ने $1 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाया था, और एंग्रो फूड लगा था आपका। आपकी टेलकोस को देखें ये कहां से कहां पहुंची थी, बैंक्स की आपकी देखें, सारे सिलसिले वो बड़े बड़ी अच्छी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुई थी। हाँ जी, उसके बाद कहाँ गई, किधर गई अब आपकी, मुझे पिछले 5 साल में बता दें कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है, मुझे एक सेक्टर बता दें जिसमें आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो, मैंने बताया साइज सीमेंट की एक्सपेंशन की कोई एक जगह बता दें। तो ये इंटरेस्ट रेट नीचे भी थे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिया जाता है, तो वो वर्किंग कैपिटल की उन्हें तकलीफ हो रही थी, उसके उनको कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम है आपका बहुत ज्यादा, तो आप इंटरेस्ट रेट नीचे ले आएंगे तो उससे भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट के ना आने के स्ट्रक्चर इश्यूज है। उस स्ट्रक्चर इश्यूज में आपका एक एनर्जी बहुत बड़ा इशू है, इस महंगी कीमत की बिजली पे नहीं आप काम कर सकते, और जब तक वो बिजली का मसला नहीं ठीक करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसको आप देखते नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी वन स्ट्रोक ऑफ पेन से लिख दी जाती है, लिख दी उन्होंने, बट एनर्जी के लिए गवर्नेंस है, गवर्नेंस के लिए आपको नीचे वो डिस्कोर्स को ठीक करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। वो 2 साल से हम बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, बातें करने के बहुत चैंपियन है, यहाँ पे काम हमने को खास अभी तक देखा नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ काम करें, लेकिन अभी तक तो हमें एनर्जी के सेक्टर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं नजर आई। अभी भी देखिए आप, कराची में लोड शेडिंग हो रही है, अभी देखिए आज अखबार में देखें, मुश्ताक उमर हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी धुंधार एक रिपोर्ट निकाली है कि जी ये कि इस वक्त सारी डिस्को जो है वो शेड्यूल लोड शेडिंग करेंगे, बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं उनकी इन्वेंट्री बड़ी लो चल रही है इस वक्त। तो वो सारा सिलसिला आप देखें तो वो अगर 33,000 के आप मेगावाट की आप कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं, 22-23 हजार का लोड है आज आपका, आपसे वो पूरा नहीं हो रहा, अभी तो आप लॉकडाउन में इंडस्ट्री नहीं चल रही, 26-27 हजार लोड होता तो क्या करते आप। हाँ जी। अच्छी बात है, समझ नहीं आती, मतलब ये मैनेजमेंट तो ये ना कि ग्रिड के कंस्ट्रेंट्स को आप 2 साल में खत्म करते, डिस्कोस को आपको सीधा पतंतरा करते, वो कुछ भी नहीं हुआ, वहीं की वहीं खड़ी है। आप मतलब काम पे तो ये चीजें तो ऐसे ही चलेंगी ना। हाँ ठीक है, जी। पिछले बहुत गलती करके गए थे, बट उस गलती को ठीक कौन करेगा, हम यहाँ तो नहीं आके करेंगे, हम ही लोग करेंगे ना। एब्सोल्युटली राइट। सर, अभी आपने देखा लास्ट वीक फाइनेंशियल साहब ने भी बताया कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में कर दिया। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का सरप्लस में लाना मतलब वो तो एक मतलब इसको खुशी की बात, पहली बात नहीं होती, ये एक मजबूरी थी करना, ये कि भाई आप बीमार हैं, आपको अब कीमोथेरेपी करनी थी, कीमोथेरेपी के बाद आपका कैंसर मरता है, तो वो आप कैंसर मर गया तो आप उसकी खुशी मनाएंगे, लेकिन उस कैंसर के आपके बॉडी पे 10 इफेक्ट और आए हैं, आपके बाल उड़ गए हैं, आपको भूख हाँ नहीं जी। लगती है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो वो साइड इफेक्ट उसके इकोनॉमी पे चल रहे हैं, वो आप वो देखें। तो ये खुशी गमी की बात नहीं, एक मजबूरी थी, करनी थी, वो कर ली आपने। और दूसरी बात है करंट अकाउंट, तो वो जाहिर बात है, आप उसको बात यह है कि करंट अकाउंट बैलेंस होता है, ये डेफिसिट होता है, वो बात होती है आप उसके आपके रिजर्व कितने हैं, आपको दुनिया आपके करंट अकाउंट को चलाने के लिए तैयार कितनी है। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का ये मतलब होता है कि भाई आपके मुल्क में इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। अगर वो इंपोर्ट आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, आपकी चीजें चल रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इवेंचुअली वहां से आप एक्सपोर्ट्स कर लेंगे, इवेंचुअली आपकी कोई और तरह के रेवेन्यूज आ जाएंगे जिधर से आप कर लेंगे। अगर दुनिया ये बेट करती है और उस बेट करती है और आपको
मुनासिब कीमत पे पैसे देने को तैयार है या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, तो बड़ी अच्छी बात है, आप चलाते रहें करंट अकाउंट डेफिसिट, साल चलाते रहें। बड़ी सी बात है, आपको पैसे देने को तैयार है या आपके पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक डेट को अपने सेंट्रल बैंक में रखने को तैयार है, तो बड़ी अच्छी बात है, चलाते रहे। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम अमेरिका थोड़ी है, हम ऐसा मुल्क थोड़ी है कि हम चला सके। तो भाई फिर मतलब अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो हमारे जैसे मुल्क तो ऐसे ही ग्रो किए हैं ना। जब पहले पहले चाइना ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश ने क्या कर रहा है, वियतनाम ने क्या किया, कोरिया ने क्या किया, अपने मुल्क के ऊपर पेट बांध के अपनी कंजम्पशन को दबा के अपने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी दे के आपने अब दुनिया भर के लिए सस्ती चीज बनाई। अपने पास होनी चीज थी लेकिन दुनिया को सस्ती चीज दे देते, उससे पैसे कमाए, वो पैसे कमा के अपने आप को स्ट्रांग किया, फिर उससे अब डेवलपमेंट की, वहां से अब अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, तो वो स्ट्रांग बेसिस पे ग्रो हो रही है। हमारी तो भाई है कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, इधर से कोई थोड़ी सी एड आ गई, उधर से आ गई, कोई ये जंग चल गई, वो जंग चल गई, 10 साल चल गए, 5 साल चल गए, डेट बढ़ते जा रहे हैं, बस ऐसे ही है। प्रोडक्टिविटी हमारी कोई बेहतर नहीं हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स कोई बेहतर नहीं है, हर चीज में हमें रेंट चाहिए, गैस हमें सस्ती चाहिए, पेट्रोल हमने पूरे एशिया में सबसे सस्ता रखना है। अच्छा तभी ये भी देख ले पेट्रोल की कीमत पे जो शोर बच रहा है, दुनिया से हमारी कीमतें किधर है। 2013 के अंदर आपका पेट्रोल 115 रुपए पे था, मैं कहता हूँ 2013 से आज तक 115 रुपए पे कहते कोई मसला नहीं होता। लोग एक दफा एक प्राइस को आदत बन जाए उसको ना छेड़े, उस पे वहां से आप टैक्स जमा करते और टैक्स जमा करके आज आप करते, बट उस वक्त अपोजिशन मोड़ते थे, आज बोलते थे भाई आपका फैसला है, दुनिया की मतलब इस आप रीजन में तकरीबन मतलब सबसे महंगी बिजली आप बेचते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल आप देते हैं, ये किस तरह का इंसाफ है इधर जी। अब जो एफिशिएंसी देखें तो वो पावर प्लांट जिससे बिजली लेते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है, आपकी गाड़ियां कम एफिशिएंट है, वो 24% पे आपकी गाड़ियां चलती हैं, वो 40-60 वो वहाँ पे गंदा से गंदा प्लांट 40 पे अब चल रहा है, 60 पे चलता है। तो आप फिर आपके कार्बन इमिशन देखें रोड पे आपके यहाँ पे कितनी होती है, इसको तो आपको टैक्स करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, आप एनर्जी उस तरफ लेके आए, वो आप करते नहीं है, उसकी तरफ बात ही नहीं होती। यहाँ पे जब से सुन रहा हूँ यही रोना है, वही गैस का रोना है, 2 रुपए की गैस दे दे के आपके खान सामों ने गैस खत्म कर दी। यहाँ पे टफ रिफॉर्म, एक प्रॉपर रिफॉर्म का शऊर ही नहीं है, अवाम भी नहीं चाहती है, ना हुक्मरान चाहते हैं किसी तरह के भी किसी वाक़े में। क्योंकि देखिए दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड के रिफॉर्म्स आर नॉट दैट इजी, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है रिफॉर्म्स के लिए, आपको एक टफ पैच से गुजरना पड़ेगा। और नहीं जी, टफ पैच से गुजरना पड़ता है, दूसरा आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आपका कोई विजन होना चाहिए, एक अवाम का एक पूरे सिलसिले का कोई बाइन होना चाहिए। यहाँ पे किसी का कोई बाइन नहीं है, कोई आगे करना भी चाहे कुछ नहीं कर पा रहा, लोग नहीं चाहते, लोग कहते हैं हमारा, सब कहते हैं मेरी, वो मिसाल नहीं थी कि जी मलिक रियाज को पकड़ लो मेरा प्लॉट बच जाए, बस वही है, सब अपना प्लॉट बचाने के चक्कर में, अपना रेंट खाने के चक्कर में, बस उसमें फिर कैसे घुमाएगा, सब अपना चाहिए सबको, फिर वो कैसे पाए पाए आपका श्रिंक होता जा रहा है, इस पाए जब तक ग्रो नहीं होगा तो आप कैसे चलेंगे, ये बात तो नहीं है ना। अच्छा सर, रिसेंटली एक इमेज शेयर हुआ था जिसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान की ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी -1%, ठीक है, और उसी में जो बड़ी कंट्रीज थी जिनमें अमेरिका, इंडिया, रशिया और बहुत सारी अदर थी, बहुत सारी थी जिनके भी नेगेटिव ग्रोथ थी। जी रिसेंटली जो आईएमएफ का आया था उसमें पाकिस्तान की नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी, जो उन्होंने पहली अपनी कोविड के बाद अपनी निकाली थी, मेरा ख्याल है अप्रैल के अंदर रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में पाकिस्तान का जो ये साल हमारा गुजरा है इसमें -1.5% की उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी, और हमारी एक्चुअल ग्रोथ -0.4% आई है, लेकिन वो आईएमएफ के नंबर और इनके नंबर एक ही है, क्योंकि पिछले साल की ग्रोथ आपने कम कर दी तो उससे इस साल की वो डिक्लाइन कम हो गया। अब अगले साल की जो ग्रोथ है उसमें 2% पहले आप दिखा रहे थे इंक्रीज, आईएमएफ अब वो कहता है 2% नहीं 1% से ग्रो करेगी। और बाकी जी इंडिया और आप जरा इसको इस तरह देखना कि जी एक डेवलपिंग वर्ल्ड है और एक डेवलप वर्ल्ड है, हम पर डेवलपिंग वर्ल्ड या इमर्जिंग मार्केट्स में आते हैं और उसमें भी हम जरा नीचे आते जा रहे हैं। तो बहरहाल जी हम अभी भी वो कहते हैं ना कि हम शायद उसी में है, वरना तो इंडिकेटर्स में तो हम अफ्रीका के मुल्कों की तरह चले गए। बहरहाल दिल को बहलाने के गालिब ख्याल अच्छा है, तो हम अभी भी डेवलपिंग इमर्जिंग वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए, तो वो हम उसमें बैठे हो, तो वहां पे जितनी इकोनॉमीज है ना, वहां पे ना वो इकोनॉमीज उस तरह से गिरी हैं, क्योंकि वो 6-7-5% पे ग्रो करती थी, वो तो नीचे नहीं आई, और वो एकदम इतना ग्रो भी नहीं कर रही जिस तरह अगले साल है। यूएस की इकोनॉमी देखे, वो
वो 5% 4% से या माइनस आ रही है, इस तरह यूके की EU वगैरह की ये डेवलप इकोनॉमीज हैं, ये ग्लोबल कनेक्शन सर्विसेज इन चीज़ों पर बड़ा इम्पैक्ट होता है, टूरिज्म और बिजनेसेस और सारे सिलसिले उनके बहुत बड़े बड़े हैं, वो उनमें बड़ा डिसरप्शन आया है। ये बेसिक इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी आप देखें ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी का 40-45% जो है वो तो आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, फिर अगले को 20% आपकी आगे वो उसमें आ जाती है रिटेल में, जिसमें बहुत बड़ा फूड है, आपकी आपकी CPI का आप 40% तो फूड है। तो हमारी इकोनॉमी बेसिक पे बहुत चलती है, तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं आना। वैसे भी इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ कितनी है, जितनी ग्रोथ होनी थी क्यों गिरेगी, वो ना ग्रोथ है ना गिर रही है, वो इसी पैसे से ही चल रही अच्छा सर, लास्ट वीक न्यूज़ कि हमारे पास एड आई है फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक। है। जी वो एड तो नहीं है, उसको मतलब वो आपको सॉफ्ट लोन ही है, कोई $1 बिलियन का वो है। वो देखिए जी, इस वक्त हमारा बड़ा रिलायंस है जी मल्टीलैटरल्स के ऊपर है, हमारे मार्केट बेस्ड फ्लोज नहीं आ रहे। देखिए जी, IMF का 1.4 बिलियन आया, कुछ 1.5-2 बिलियन वर्ल्ड बैंक ADB AIB से आ गया, फिर वो चाइना के जो हमारे लोन्स है वो है, या हमारे दोस्तों ने जो पैसे दिए हुए हैं वो है, इसी पे रिलायंस है हमारी। मार्केट बेस्ड तो हमारी कोई फ्लोज नहीं आ सही सर, बट रही। वुड दैट लीड टू करेंसी डिवैल्यूएशन? जी उस उन लोन्स की वजह से करेंसी डिवैल्यूएशन होगी? डू यू फोरसी लोन दैट? से पैकेज पैसे आने से तो इस वक्त फौरी तौर पर डिवेल्यूएशन के जो रिस्क है वो कम होगा ना जी। डॉलर आ रहे हैं, आपके मुल्क में सप्लाई बढ़ रही है, तो फिलहाल वो रिस्क कम होगा। बट मीडियम टर्म में तो देखिए, आपका करंट अकाउंट देखते हैं कितना स्लिप होता है, फिर उस हिसाब से वो चीज होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप। आप किसको अकाउंटेबल ठहराते हैं ये जो सडन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस हैं? यार मुझे तो ये समझ नहीं आती इसमें अकाउंटेबिलिटी किसको देनी है, क्या नहीं देनी है। ये प्राइसेस नीचे करना गलत फैसला था। प्राइसेस सही, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, मेरे ख्याल में प्राइसेस अभी भी कम है, इसको और भी ज्यादा होना चाहिए। और और भी एक दफा ज्यादा। कर दें और इस प्राइसेस को कांस्टेंट रखें, इसमें वोलेटिलिटी कम रखें, इतना बफर रखें कि वो टैक्स ऊपर नीचे होता रहे और इस पे टैक्स हमारे और बिजली की कीमत कम करने की कोशिश करें। मेरे मतलब ख्याल में कितना? हमारी आवाम का बाइन आना बड़ा जरूरी है कि हमें बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता है कि नहीं है, बिजली के ऊपर करें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डीजल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसमें है, पेट्रोल तो वैसे ही कम इस्तेमाल होना चाहिए। और दुनिया भर में आप देखें कहाँ प्राइसेस हैं, आपके इंडिया में आप देखें, इधर उधर देखें, इतनी प्राइस है, तो हम भी थोड़ी और प्राइस को मसला नहीं है। 2013 में 115 की प्राइस थी, तो मतलब इसमें क्या किसी को मैं कसूरवार दूं? बहरहाल ये प्राइसेस तो ओगरा के फॉर्मूला पे होती हैं, उनके उस फॉर्मूला पे हो गई, उन्हें पहले कम नहीं करना चाहिए था, इतना वो कर दिया। टैक्स इन्होंने तो पिछली दफा पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपए पर लीटर पे ले गए थे, उससे पहले 2-3 महीने पहले तक वो 15 रुपए पे था। GST तो उतना 17% ही होता है, वो बढ़ा दिया है। अब वो IMF से इन्होंने वादा किया है कि हमने वो 30 रुपए से कम नहीं करना। और सही बात है, आपने रेवेन्यू किधर से कमाने हैं? कोई और तरीका है कि आप फिर GST बढ़ाएंगे, आप जनरल GST बढ़ाएंगे, आपके इनकम बढ़ाएंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे आप? मतलब आप यहाँ से कहीं से पैसे भी तो कमाने हैं हुकूमत ने। बात है वही है कि हुकूमत पैसे कमाए, कुछ ना करें, इंटरेस्ट रेट जीरो कर दो, करेंसी भी आप फ्रीज कर दो, ये भी कर दो, वो कर दो। इस तरह कैसे चल सकता है यार? मतलब आपकी या तो अपने मुल्क की प्रोडक्टिविटी बेहतर करो, मैं और आप और जहाँ पे देखने वाले सब अपनी प्रोडक्टिविटी देखें, कितनी प्रोडक्टिविटी है। आप एक दिन में काम कितना करते हैं, गोरे मुल्क में जाते हो वो कितना काम करता है, चाइना वगैरह में जाते हो वो कितना काम करता है। पहले अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करो, उससे कमाना ज्यादा शुरू कर दोगे, ये कीमत तुम्हें कुछ नहीं लगेगी। सिंपल। अपने अपने गिरबान में देखो, look at your own self, अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करो। Before blaming anyone else, we should blame ourselves and work on our own better productivity, whoever we are. Fine, absolutely right. Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you for joining me. It was a great pleasure. Thank you. Thank you, sir. Take care.